नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी आज सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेट कर हाजिर हैं हम खबर दिन भर में। मैं हूं ज्योतिका। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में 3 तलाक खत्म करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा। जदयू ने किया वॉकआउट, बीजेडी ने किया विधेयक के समर्थन का ऐलान। कानून मंत्री ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है सरकार का मकसद। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में सड़क दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का किया फैसला। हादसे में उन्नाव दुष्कर्म मामले के 2 चश्मदीदों की मौत, पीड़िता घायल। लोकसभा में उठा उन्नाव का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैफे कॉफी डे के संस्थापक एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ लापता। बेंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के पास भ्रमण में जाने के बाद हुए लापता। व्यवसायी का पता लगाने के लिए क्षेत्र में व्यापक खोज अभियान शुरू। कर्नाटक भाजपा के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खोज में मांगी मदद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन के कोटोनू में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत अफ्रीकी देशों में 18 नए दूतावास खोलेगा, जिनमें से 7 पश्चिम अफ्रीकी देशों में होंगे। यात्रा के दूसरे चरण में गाम्बिया की राजधानी वांजुल के लिए होंगे रवाना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 पायलट और 3 क्रू सदस्यों समेत कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर। खबरें विस्तार से। राज्यसभा में आज 3 तलाक खत्म करने से मुस्लिम महिला विधेयक 2019 पेश पर चर्चा हो रही है। इसके लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि यहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन इस बीच बीजेडी ने विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो चुका है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक के पक्ष में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 3 तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019, so recent, are there. That is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrents were happening, हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर। ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए। Sir, I have got all the newspaper reports, sir. I don't want to quote. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पत्नी ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर, एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। Sir, I have got all the materials with me, sir. They are all full. The newspaper reports are with me, sir. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं। इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि इस तरह की कुप्रथा को खत्म किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। यस, हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। राज्यसभा में 3 तलाक पर जारी बहस में भाग लेते हुए भाजपा नेता सरोज पांडे ने कहा कि 3 तलाक विधेयक समुदाय विशेष की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस्लाम में 9 तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं, और केवल उसके एक पक्ष को, जो कि अमानवीय है, उसको कानून के दायरे में लाया गया है। और जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं होता है, बल्कि समुदाय विशेष के स्त्रियों की हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्यसभा में 3 तलाक पर बोलते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि इससे पति पत्नी के बीच और झगड़ा बढ़ेगा। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे। वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा। जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे। और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी, तब तक उनका दिवालिया निकला होगा। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी नेता प्रसन्ना आचार्य ने 3 तलाक बिल का राज्यसभा में समर्थन किया, साथ ही महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया। सर, talaq is all the time unilateral. A husband says talaq, 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 and that divorce. Suppose a Muslim woman wants to give talaq to his husband. Is that unilateral? Yes, there is a system, khula. What do you call khula? Khula you call it. But khula is not. The khula, the wife will appeal the husband. Please divorce me, and the husband agrees. Then also the tortured wife, the suffering wife can get a talaq. My submission to the administration is please make some provision in the law. If you say the woman, you want to equate the woman with the man, no discrimination. If a husband can give talaq or divorce a lady unilaterally, why not the wife has the same right? बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सदन में विचार के लिए पेश किया। बीजेपी सांसद राव साहेब पाटिल दानवे ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस समय लोकसभा में मजदूरी संहिता 2019 विधेयक पर चर्चा चल रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें 4 कानूनों को मजदूरी संहिता 2019 में समाहित किया जा रहा है। इनमें से कई कानून तो आजादी से पहले के हैं। मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। इनकी संख्या करीब 50 करोड़ मजदूर भाई बहन है। इन सब के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार हमारी सरकार देने का काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक है और आजादी के बाद पहली बार ये कदम हम लोग मिलकर उठा रहे हैं। इस कानून के बनने के पश्चात सभी मजदूर भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। लोकसभा में आज पूर्व सदस्य जयपाल रेड्डी को मौन रहकर सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। जयपाल रेड्डी की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब थी, जिसके बाद रविवार को उनका निधन हो गया। जयपाल रेड्डी 77 साल के थे। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व सदस्य श्री S जयपाल रेड्डी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। हम अपने पूर्व सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है। अब सभा दिग्गज आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। इसके बाद कांग्रेस के नेता धीर रंजन चौधरी ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुई दुर्घटना का मसला उठाया और कहा कि चश्मदीद गवाह की मौत हुई है, पीड़ित अस्पताल में है और इस बात से साबित होता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री के बयान की भी मांग की गई। ये
शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है सर ये सीबीआई की जांच हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने सीबीआई जांच का हवाला दिया और कहा कि यूपी सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्षता से गवर्नमेंट कर रही है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और साध्वी निरंजन ज्योति ने भी कहा कि जिस ट्रक से हादसा हुआ वो समाजवादी पार्टी के नेता की है और अब इस पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के परिवार के साथ को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में सड़क दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। उन्नाव में हुए हादसे में रेप पीड़िता की 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई है, जबकि खुद पीड़िता बुरी तरह घायल है। इस हादसे के लिए विधायक कुलदीप सेंगर को पीड़िता के परिवार ने जिम्मेदार माना है। लिहाजा उनकी शिकायत पर करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के अलावा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और 8 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने उन्नाव मामले के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत की। जब ये विधायक को अरेस्ट किया गया था इस केस में, तभी बहुत हलचल हुई थी और बड़ा रेयर केस ये हो गया था। और ये जो घटना घटी है कल, ये और भी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये ऐसे माना जाता है कि जिससे पहले से जिससे इस तरह की बात चल रही हो, बहुत संभव है कि उनका हाथ हो इसमें। लेकिन हम ये भी पक्का तौर पे नहीं कह सकते जब तक कोई चीज़ साबित ना हो। लेकिन ये पक्का है कि अगर ये इसमें इन्वॉल्व हुए तो सज़ा बहुत कड़ी मिलेगी। आज भाजपा के संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से फैसला लिया गया है कि भाजपा के सभी सांसद अपने अपने जिलों में 2 दिन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे। इस सत्र के लिए 3 और 4 अगस्त की तारीख भी तय कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रशिक्षण का रिवाज है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम सदस्य मौजूद थे। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग के लिए हर वर्ष एक अभ्यास वर्ग का श्रृंखला चलता है। नीचे लेवल से, बूथ लेवल से ये अभ्यास वर्ग बहुत दिनों से होते रहे हैं। चुनाव के कारण लोकसभा और राज्यसभा का ये अभ्यास वर्ग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंप पेंडिंग था। इसी 3 और 4 सैटरडे संडे को इसी हॉल में 2 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के लिए अभ्यास वर्ग होगा। बैठक में इस बात पर भी संतुष्टि जताई गई कि संसद का मौजूदा सत्र काफी सार्थक साबित हो रहा है। अब तक संसद में 15 विधेयक पारित हो चुके हैं। इसमें लोकसभा से 6 और राज्यसभा से पारित हुए विधेयकों की संख्या 4 है। हालांकि अभी 11 विधेयक लंबित है, जिन्हें पारित कराने की चुनौती सरकार के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हुआ है। अभी हमने पूरा दौरा लिया है। अभी तक लोकसभा राज्यसभा मिलके दोनों हाउस में 15 बिल हमारा पारित हो चुके हैं। सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है 6, सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ है 4। तो उसके अलावा हमारे पास अभी 11 बिल, अभी आज के दिन में 11 बिल जो पारित करना है वो पेंडिंग है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक, अभी हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। 10 पैसे दस्तक देकर नहीं आते,
तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है। कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा के दामाद और मशहूर कैफे चेन CCD के मालिक VG सिद्धार्थ लापता हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार कल रात बेंगलुरु के नेत्रावती नदी के पास देखा गया था। कैफे कॉफी डे के फाउंडर VG सिद्धार्थ के लापता होने के बाद एक खत सामने आया है जिसमें उन्होंने देनदारों के दबाव और एक पूर्व आयकर DG की प्रताड़ना का जिक्र किया है। अपने खत में उन्होंने स्टाफ से माफ़ी भी मांगी है और हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। कर्नाटक पुलिस ने नदी और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता DK शिवकुमार और BL शंकर भी SM कृष्णा के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस बीच बीजेपी नेता शोभा कारंदलजे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सिद्धार्थ की तलाश करने में केंद्र सरकार की मदद मांगी है। हमारे सिद्धार्थ नापता है, इसको ढूंढने के लिए वो इसका कार था नेत्रावती ब्रिज में। नेत्रावती रिवर ब्रिज अभी तो बारिश के कारण बहुत बहती है, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए कोस्टल गार्ड एंड नेवी का मदद लेने के लिए हम मांगे हैं। कर्नाटक के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सिद्धार्थ को खोजने में कोस्टल गार्ड, सेंट्रल फोर्स की मदद लेने की मांग की। 3 दिन के पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के दौरे गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बेनिन में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। भारतवंशियों के बीच राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों द्वारा उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बेनिन में भारतवंशियों को उन्होंने भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत करार दिया। Our relations with the African continent are deep and varied. Many of you present here have lived in Benin, Niger, and in other African countries for generations. Today, in every African country, we have a thriving Indian community. But I am most impressed by the achievements of our Indian brothers and sisters in Benin. You have earned a name for yourself and in the process created immense goodwill for your country. You have indeed been true cultural ambassadors of India. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब वैश्विक विकास की रफ्तार में अहम योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति ने भारत के अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के 18 नए दूतावास अफ्रीकी देशों में होंगे, जिसमें से 7 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में होंगे। Today, India has emerged as a key driver of global growth. In the next 7 years, our target is to become a $5 trillion economy. Our engagement with the world, therefore, is set to increase manifold. Our partnership with Africa will occupy a central place in this matrix. We have decided to open 18 new embassies in Africa. 7 of them in West Africa.
राष्ट्रपति ने भारतवंशियों को बेनिन और भारत के बीच अहम कड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों को भारत के विकास में योगदान देने की अपील भी की। Consolidation of our ties with countries like Benin is very important. India is Benin's largest trading partner. Nearly 100 Indian or Indian-owned companies are operating here. You can help us create new business and investment collaborations between Benin and India and support our growth and development. और आइए अब आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी की रूपा गांगुली ट्रिपल तलाक पर बोल रही हैं। डिवोर्स बोल दिया, घर से निकाल दो, ऐसा नहीं है। और एक बात है, मैं गांव में घूमती रहती हूँ, बीरभूम में ऐसे कई गाँव हैं। बस अब 1 सेकंड, 30 सेकंड्स, कई गांव में घूमती रहती हूँ भाई साहब। यहाँ पे एक बच्चे, यहाँ पे पेट में और यहाँ पे लेके घूमता है, पति को रात को ना नहीं बोल सकते हैं तलाक के डर से। ये सच्चाई भी है इस देश में। धन्यवाद। श्री दिग्विजय सिंह जी। तो राज्यसभा में ट्रिपल तलाक पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली बोलते हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई द्वारा गत 7 जुलाई को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। सीबीएसई ने इस बार 23 दिनों के रिकॉर्ड समय में ही सीटेट परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। इस परीक्षा में 23,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,52,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीटेट परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। बहुत कम समय में मात्र 23 दिन के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने इस परीक्षा को भी लिया और उसके परिणामों को भी आज घोषित किया है। इस घोषित परिणाम में 3,52,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अध्यापक बनने के लिए, शिक्षक बनने की पूरी अर्हता रखते हैं। मैं इन 3,52,000 अभ्यर्थियों को उनकी सफलता पर बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और सीबीएसई को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि रिकॉर्ड समय में उन्होंने इस काम को किया है। बुलेटिन वक्त एक और ब्रेक का, अभी हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। हेलो कौन? नमस्कार मैडम। जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेगी। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा दावा किया है महाराष्ट्र के भाजपा नेता और सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और एनसीपी के कम से कम 50 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले वहां की राजनीति में भी सियासी उठापटक शुरू हो गई है। बीजेपी में आने के लिए तो बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। मैं कहूँगा कि 50 के ऊपर ऐसे विधायक है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के, जिनको भारतीय जनता पार्टी में आना है, प्रवेश करना है। भोसले सताराम है, वहाँ के स्टॉलवर्ड नेता है। पिचड़ जी है, मधुकर पिचड़, उनके लड़के हैं यहाँ पर, उन्होंने प्रवेश किया है। कालिदास कोलंबकर एक सीनियर एमएलए है, 4-5 टर्म से वो भी वहाँ पर एमएलए है, जो अपने अपने एरिया में बहुत स्टॉलवर्ड है।
शुरू से कांग्रेस राष्ट्रवादी से जुड़े हुए लोग थे, ये सभी पार्टी में रहना नहीं चाहते। उनके सभी को बीजेपी में आना है। वहाँ का जो नेतृत्व है, उनकी जो गुटबाजी है, उससे अब तरह तंग आ गए, परेशान आ गए हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस में विशेष रूप से आप देखेंगे तो उनका जो परिवारवाद जो चल रहा है, उनसे सब लोग परेशान हैं। भाजपा के दावे पर कांग्रेस और एनसीपी के कुछ दिग्गज मुहर भी लगा रहे हैं। एनसीपी विधायक संदीप नाइक ने भी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बगाड़े को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अब भाजपा के पाले में हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के माध्यम से जिस तरीके से महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, नवी मुंबई एक अलग शहर है। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एरियाज़ में नवी मुंबई को सराहा गया है और नवी मुंबई के विकास के लिए मैं आज मेरा रिजिग्नेशन दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाला हूँ। काम किया, लेकिन 10 बरस में मेरे जो एरिया की काम होना चाहिए वो नहीं हो गया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। और देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को काम करने का इन लोग का कैपेसिटी है, इन काम करने वाले को सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए मैंने सपोर्ट दिया है। कल मैं ज्वाइनिंग करेगा, कल मैं बीजेपी में प्रवेश करना। राजस्थान के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप धनखड़ ने आज पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। राजभवन में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल बने हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना का एक विमान आज आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट समेत 5 सैनिक भी हैं। मौके पर मौजूद मलबे और तबाह हुए घरों से अब भी धुआं उठ रहा है, जबकि विमान के टुकड़े पास की छत पर पड़े नजर आ रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है, जबकि स्थानीय निवासियों की भीड़ पास ही खड़ी है। विमान दुर्घटना में जख्मी 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कश्मीर की चर्चा मीडिया में जिस तरह से हो, लेकिन मकामी नौजवान में फ़ौज में जाने की जो बड़ी ललक है वो चर्चा का आजकल विषय है। और बात कश्मीर के युवाओं की करें तो वे आज देश में हर मैदान में अपना बराबर का योगदान दे रहे हैं। कश्मीर के बडगाम में सेना भर्ती अभियान में के नौजवानों का उत्साह देखने लायक है। सेना में भर्ती को लेकर कश्मीरी युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। खाकी पहनने के लिए भर्ती के पहले दिन से ही युवा शक्ति का दम दिखा। जम्मू कश्मीर में सेना की भर्ती के लिए 5000 से अधिक कश्मीरी युवकों ने पंजीकरण कराया है। सेना में भर्ती के लिए घाटी के विभिन्न हिस्सों से आए 5366 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया। उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा परीक्षण से गुजरने के बाद 953 सफल उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी। चयनित उम्मीदवारों को सेना की विभिन्न सेवाओं में शामिल किया जाएगा। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। भर्ती के लिए आने वाले कश्मीरी युवा देश की सेवा के लिए बहुत उत्साहित हैं। उम्मीद है कि मेरा नंबर आ जाएगा, कि देश के लिए कुछ कर पाऊंगा मैं। हर जवान करता है सर, हम भी करेंगे देश के लिए। कोई भी जवान कुछ भी कर सकता है सर। जहाँ भी ड्यूटी होगी बाकी लोगों को भी हम मैसेज करेंगे, ये बिल्कुल हम तैयार है कि इधर के लिए ड्यूटी जहाँ होगी वहाँ हम तैयार है, बिल्कुल तैयार है जनाब। इंडियन आर्मी हम ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी जहाँ पे भी ड्यूटी लगी, कश्मीर में लगी, बॉर्डर पे लगी, हम तैयार हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आर्मी के लिए, और मेरी जहाँ भी देश के लिए जो भी होगा मैं देश के लिए करना चाहता हूँ, और जहाँ मर्जी मेरी ड्यूटी हो मैं देने को तैयार हूँ। भारी संख्या में युवाओं का पुलिस सेना और सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए आना आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। अलगाववादी और आतंकी सहमे हुए हैं। वे वादी में अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं। इन युवा कदमों को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए, मगर ये युवा अब उनके नापाक मंसूबों को समझ चुके हैं। अब इनको फिक्र है तो अपने भविष्य की, कश्मीर की और देश के सम्मान की। ब्यूरो इनपुट के साथ मसरूर फैजी की रिपोर्ट, DD न्यूज।
सकारात्मक खबर के साथ इस बुलेटिन को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।